हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारी डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से नवंबर 3rd वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 15th ऑफ नवंबर। 15 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है झारखंड। आपको जानना चाहिए 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। साल 2000 में झारखंड को बिहार से कार्व्ड आउट करके, उससे अलग करके मनाया गया था, जब पार्लियामेंट द्वारा बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास किया गया। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की, जिन्हें भगवान बिरसा भी बोलते हैं। इनका जन्म 1875 में मुंडा ट्राइब में हुआ था और इन्हें धरती अब्बा भी बोलते हैं, यानी कि अर्थ फादर। विच ब्रिटिश ऑथर वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर देयर नोवेल ऑर्बिटल। किस ब्रिटिश लेखक ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है समंथा हार्वे। देखिए, ब्रिटिश ऑथर हैं समंथा हार्वे। इन्होंने 2024 का बुकर प्राइज़ जीता है अपने नोवेल ऑर्बिटल के लिए। और आपको बता दें, स्पेस से संबंधित ये पहली बुक है जिसे बुकर प्राइज़ मिला है। और 6 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जानकारी देती हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। हार्वे, आपको बता दें, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने अवार्ड जीता है 2019 के बाद से। और इनको अवार्ड दिया गया है एक सेरेमनी में लंदन के ओल्ड बेलिंग्सगेट में। साथ ही इन्हें 50,000 पाउंड्स, या फिर आप कह सकते हैं कि 54,50,000 रुपये का मनी प्राइज़ इनको मिली है। और राइटर एंड आर्टिस्ट हैं एडमंड डे वॉल। तो इन्होंने 5 मेंबर जजिंग पैनल की अध्यक्षता की है। बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ हो और उनका जो नोवेल है वो यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। क्रैंक स्टार्ट इस प्राइज़ को स्पॉन्सर करता है। अच्छा, वीएस नाइपोल आप सभी जानते हैं इंडियन ट्रिनेडियन रहे हैं, ऑथर रहे हैं, तो इनको भी ये मिल चुका है पहले। और अगर हम 4 इंडियंस की बात करें तो सलमान रश्दी 1981 में, अरुंधति रॉय 1997 में, किरण देसाई 2006 में और मोस्ट रिसेंटली 2008 में अरविंद अडिगा को ये मिला था। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है बर्लिन। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024 ये बर्लिन जर्मनी में हुई है और इसका थीम रहा बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। आपको बता दें, नोटेड पर्सन्स जो इस समिट में इंक्लूड रहे ओलेफ स्कोल्ज जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, नितालिया कैनमैन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इज सी विजिल 24। सी विजिल 2024 पैन इंडिया तटीय रक्षाभ्यास कौन सा संस्करण है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 4th एडिशन। देखिए, इंडियन नेवी ने पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 का 4th एडिशन लॉन्च करेंगे 20-21 नवंबर 2024 को। और आपको बता दें, काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर ये एक्सरसाइज होने वाली है। 6 मिनिस्ट्रीज़ और 21 ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहने वाली हैं। तो ओरिजिनली 2018 में इसको शुरू किया गया था। आपको बता दें, 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो उसमें उसके लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थी किस तरह से हम अपने कोस्टल डिफेंस को मजबूत कर सकते हैं, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज की जाती है। 11,098 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, उस पूरे एरिया में। अच्छा, आपको बता दें, ये बायनली कंडक्ट की जाती है इंडियन नेवी द्वारा 2 साल में एक बार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने हाल ही में 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है सदर्न नवल कमांड कोची, केरल में। विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द आकाश वेपन सिस्टम बैटरी फ्रॉम इंडिया। हाल ही में किस देश को भारत से आकाश हथियार प्रणाली बैटरी की पहली खेप प्राप्त हुई है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अर्मेनिया। देखिए, भारत ने फर्स्ट आकाश वेपन सिस्टम बैटरी अर्मेनिया को शिप की है और ये दूसरी मिसाइल सिस्टम बन गई है जो भारत द्वारा एक्सपोर्ट की गई है किसी कंट्री को। आकाश सिस्टम की अगर हम बात करें, इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है और फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स इन सभी को हिट कर सकती है 25 किलोमीटर तक की रेंज से, और इसे मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। 2022 में आपको याद भी होगा कि भारत ने पहली बार अपना जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये फिलीपींस को एक्सपोर्ट की थी। ये हमारे देश का पहला मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर रहा था। Who has been elected as the president of the Indian Roads Congress? भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रोफेसर मनोरंजन परीदा। देखिए, प्रोफेसर मनोरंजन परीदा जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन रोड्स कांग्रेस का। तो हाल ही में 83rd एनुअल सेशन हुआ इंडियन रोड्स कांग्रेस का रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहीं पर यह फैसला लिया गया है। इंडियन रोड्स कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हाईवे इंजीनियर्स की एक अपेक्स बॉडी है। स्थापना दिसंबर 1934 में हुई थी। इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी, जिसे जयकर कमेटी कहते हैं, इसकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Which company recently bagged an ultra mega order from NTPC to set up thermal power plants in मध्य प्रदेश एंड बिहार? हाल ही में किस कंपनी को मध्य प्रदेश और बिहार में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC से अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है लार्सन एंड टोब्रो। देखिए, लार्सन एंड टोब्रो ने अल्ट्रा मेगा ऑर्डर प्राप्त किया है NTPC से, जिसके तहत मध्य प्रदेश और बिहार में थर्मल पावर प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे। और ये जो ऑर्डर है 15,000 करोड़। देखिए, आपको ये जो कोई कंपनी है वो अल्ट्रा मेगा ऑर्डर कब क्लासीफाई करती है, जब से 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर तक के ऑर्डर प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्ट्रा मेगा ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है L&T एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस को मिला है। L&T's ऑर्डर पर्टेन्स टू द देख 800 मेगावाट की स्टेज 2 थर्मल पावर प्लांट, ये 2 बनेंगे गदरवारा में मध्य प्रदेश में, और 800 मेगावाट स्टेज सेकंड के 3 थर्मल पावर प्लांट बनेंगे नबीनगर बिहार में। In 2023, the largest absolute contributions to carbon dioxide emissions were from which country, forming 31% of the total emissions? 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान किस देश से था, जो कुल उत्सर्जन का 31% था? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। माफ़ कीजिए, इसका आंसर चाइना है। चाइना है यहाँ पर, ठीक है, सही कर लेंगे इसको PDF में। चाइना है, राइट आंसर सी है इसका। ये मैंने गलती से डी लिख दिया। देखिए, ग्लोबल कार्बन बजट जो कि 120 साइंटिस्ट द्वारा पब्लिश किया जाता है हर साल, और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसमें किस तरह का चेंजेस आया है उसके बारे में रिपोर्ट यहाँ पर दी होती है। इन्होंने कहा है जो कार्बन एमिशन है ये पिछले साल की तुलना में 0.8% बढ़ जाएगा 2024 में, और हालांकि ये 2022 के कंपेयर में जब 2023 में बढ़ा था 1.2% प्राइस, उससे तो कम ही है। 2023 में लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस, ये चाइना से रहा 31%, फिर यूनाइटेड स्टेट्स से रहा 13%, फिर भारत से रहा 8%, और फिर यूरोपियन यूनियन 27 से रहा है 7%। तो भारत तीसरे नंबर पर है। और ये जो 4 मैंने आपको बताया, इनका कंट्रीब्यूशन 59% है ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 41% है। EU27 मतलब जो 27 मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन में। द ग्लोबल पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशन 2023 में 1.3 टन्स ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर था, और US के लिए 3.9 था, 2.3 चाइना के लिए, 1.5 EU27 के लिए, 0.6 इंडिया के लिए। हरिंदर सिंह सोढ़ी हु पास्ड रिसेंटली वॉज फेमस फॉर विच स्पोर्ट? हरिंदर सिंह सोढ़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? सही आंसर ऑप्शन ए है पोलो। देखिए, इंडियन पोलो प्लेयर और अर्जुन अवार्डी हरिंदर सिंह सोढ़ी, इनका निधन हो गया 86 की एज में। इन्हें बिल्ली सोढ़ी भी बोला जाता था। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। जाने माने बंगाली फिल्म एक्टर एंड थिएटर पर्सनैलिटी मनोज मित्रा, इनका निधन हो गया 85 की एज में।
इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले राइट जीता था 1985 में, और एशियाटिक सोसाइटी अवार्ड जीता था 2005 में। शरद जोइस जो कि जाने माने योगा इंस्ट्रक्टर रहे हैं यूएस में, इनका भी निधन हो गया 53 की एज में। Which IIT has signed MOU with ISRO to establish the Center of Excellence in Fluid and Thermal Sciences? किस IIT ने द्रव और थर्मल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने MOU साइन किया है जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस को स्टैब्लिश किया जाएगा। 1.84 करोड़ रुपए की फंडिंग इनको प्राप्त होगी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू सेंटर इज टू टैकल क्रिटिकल थर्मल मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस्ड इन स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल्स। वेयर वॉज द IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर फैसिलिटी इनोग्रेटेड? IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा, एयरफोर्स स्टेशन आगरा। देखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्होंने IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है एयरफोर्स स्टेशन आगरा उत्तर प्रदेश में। और ये जो सिमुलेटर मतलब एक तरह का आप प्रोटोटाइप बना देते हैं, तो इससे जो पायलट्स हैं वो ट्रेन हो पाएंगे जो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में किस तरह से हमें टैक्टिकल एयर लिफ्ट करना है, पैराड्रोपिंग करना है, पैराट्रूपिंग करना है, मेडिकल इवैक्यूएशन करना है, डिजास्टर रिलीफ करना है, तो इन सभी की प्रैक्टिस कर पाएंगे इस सिमुलेटर के जरिए। It will allow pilots to hone their skills in handling high-risk emergencies that require time-critical decisions, thereby enhancing the overall flight safety to military operations। ठीक है, तो इमरजेंसी लैंडिंग की भी यहाँ पर प्रैक्टिस इससे हो पाएगी। Where was the 25th South Asian Telecommunication Regulators Council SATRC25 मीटिंग हेल्ड? 25वीं दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। देखिए, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल इनोग्रेट की है न्यू दिल्ली में, और इसका थीम रहा है एक्सीलरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड ICT डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी के द्वारा और होस्ट किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के द्वारा। Which former Indian cricket captain has been appointed as the brand ambassador for the Jharkhand election? किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, महेंद्र सिंह धोनी। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है झारखंड इलेक्शन कमीशन द्वारा। और ये जो है अवेयरनेस वोटर्स में जो है फैलाएंगे किसके थ्रू? स्वीप के जरिए, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन इनकी फ़ोटो भी यूज़ कर पाएगी। झारखंड से ही आते हैं। Which Indian city has won the Gold Award for Sustainable Development in Cities? किस भारतीय शहर ने शहरों में सतत विकास के लिए वैश्विक पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज़ के लिए चुना गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और शंघाई म्यूनिसिपैलिटी द्वारा दिया जाता है। तो इनकी जो आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस और अचीवमेंट है म्यूनसिपैलिटीज़ की, जिसके तहत इन्होंने न्यू अर्बन एजेंडा फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को अचीव किया है, उसी को यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया गया। टोटल 5 ग्लोबल सिटीज़ इस अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। अदर सिटीज़ जिन्होंने अवार्ड जीता है इस साल ये हैं अगादिर मोरक्को, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, दोहा कतर और इस्ताफलापा मैक्सिको। और तिरुवनंतपुरम पहली इंडियन सिटी है जिसे अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड इन्हें मिला अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। अलेक्जेंड्रिया काफ़ी फेमस पोर्ट सिटी है इजिप्ट में। हाउ डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज द न्यूली डिस्कवर्ड अंडरग्राउंड ओशन लोकेटेड? नया खोजा गया भूमिगत महासागर पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 700 किलोमीटर्स। देखिए, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक अंडरग्राउंड ओशन डिस्कवर किया है 700 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऐसा बताया गया है। और ये जो ओशन है 3 टाइम्स लार्जर है अर्थ के सरफेस ओशन। अगर हम अर्थ में जितने भी ओशन है उनको कंबाइन कर दें उससे 3 टाइम्स लार्जर है। हालांकि जो हम यूजुअली ओशन को देखते हैं पानी से भरा हुआ, उससे डिफरेंट है। लिक्विड वाटर के बदले इस ओशन में वाटर ट्रैप्ड है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, ठीक है, ब्लू मिनरल की तरह, जिसे
रिंगवुडाइट बोलते हैं। लिखा भी है रिंगवुडाइट इज अ मिनरल दैट फॉर्म्स इन द अर्थ मेंटल अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। इट इज अ हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ ओलिविन अ मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। साइंटिस्ट ने 2000 सिस्मोग्राफ्स लगाए हुए हैं अक्रॉस यूएस, उन्हीं से इसका पता चला है। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस साइंड एमओयू विद विच एजेंसी ऑन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में कोऑपरेशन के लिए। और बाकी आपको बता दें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD फ्रेमवर्क के तहत। विच बैंक्स हैव बीन रिटेन्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स रिटेन रखा है। आपको बता दें जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं वो ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि टू बिग टू फेल है, यानी कि ये इतने मजबूत हैं अपने फंडामेंटल्स में कि इनका फेल होना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल तोड़ के रख देगा। ठीक है, मतलब एक बुरा असर डालेगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बैंक होते हैं, स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत इनका होता है। 2015 से ही RBI इस तरह की लिस्ट डिस्क्लोज करता हुआ रहा है और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर इनको दिया जाता है। जैसे RBI ने SBI को बकेट 4 में रखा है, HDFC बैंक को बकेट 3 में, ICICI बैंक को बकेट 1 में। अच्छा, एक इसमें एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट भी होता है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो SBI का 0.80% है और जो एडिशनल फॉर रिक्वायरमेंट HDFC बैंक का ये 0.40% है, ICICI बैंक का 0.20% है। अच्छा, जो हायर DSIB सरचार्ज हैं SBI और HDFC बैंक के ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। सो 31 मार्च 2025 तक जो DSIB सरचार्ज हैं SBI के लिए और HDFC के लिए वो 0.60% और 0.20% है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले SBI और ICICI बैंक को इस तरह के बैंक घोषित किया था DSIB 2015-2016 में और HDFC को किया है तो 2017 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो फ्रेमवर्क जारी किए थे डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए वो 22 जुलाई 2014 में किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और दिसंबर 28 2023 में ने अपडेट भी किया था। अच्छा, इसी तरह से ग्लोबल SIBs भी होते हैं, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं। इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बेस्ड कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न के सहयोग से आइडेंटिफाई करता है। तो 2023 की जो लिस्ट है उसमें मैं आपको बता दूं 29 इस तरह के बैंक्स हैं। 2022 में 30 थे, 2023 में 29 हैं, एक कम है। इनमें JP मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, HSBC, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैकलेज और BNP पारिबास ये सभी शामिल हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड? पूछने की अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 16 नवंबर। आपको जानना चाहिए 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा कि 16 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर हम एक साल पहले जाएं 1995 में तो यूनाइटेड नेशंस आप जानते हैं ना हर साल कुछ ना कोई ईयर का थीम रहता है, तो इन्होंने 1995 में यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व किया था। साथ ही 125वीं एनिवर्सरी भी थी महात्मा गांधी की, तो इस मौके पर इन्होंने एक प्राइज़ भी आयोजित किया है जिसका नाम रखा इन्होंने यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़। तो जो भी टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है तो उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार 2024 में 14th एडिशन है इस प्राइज़ का, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ 2024, और ये दिया जाएगा मैक्सिको की एक नेटवर्क एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेड डी इंटरप्रेट्स बाय प्रमोटर्स इंटरकल्चरल्स, रेडिन जिसे बोलते हैं, तो इन्हें प्राइज़ दिया जाएगा। वहीं आपको जाना चाहिए 16 नवंबर को ही नेशनल प्रेस डे भी मनाया जाता है भारत में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF? इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है विकसित भारत एट 2047। देखिए यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और इस साल का जो IITF का थीम रहेगा वो है विकसित भारत एट 2047। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानना यह है कि फोकस स्टेट इस ट्रेड फेयर के लिए झारखंड है, वहीं जो पार्टनर स्टेट्स हैं ये बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। 11 कंट्रीज़ जिनमें चाइना, इजिप्ट, ईरान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, टर्की, UAE भी हैं, ये भी इस इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है लेह। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है ये लेह लद्दाख में स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि 2028 पैरालंपिक्स से पहले जो एथलीट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ सके, उनका स्किल्स इंप्रूव हो सके। तो इसलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच में। Until the new facility becomes operational, the AMF will identify and support 15 children with special needs from the Leh Ladakh region। तो लेह लद्दाख रीजन से जो 15 पैरा प्लेयर्स हैं तो उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। Who won the gold medal in the mixed air rifle event at the World University Shooting Championship? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड संजीता दास। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप ये डॉक्टर करणी सिंह रेंज न्यू दिल्ली में हुई है और यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास जो कि भारत से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल में कोरियंस प्लेयर हायोबिन किम और जुनवान ली को हराया है मिक्स्ड एयर राइफल इवेंट में। इसी तरह से आपको जानना चाहिए उमा महेश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में करणी सिंह स्टेडियम में ही 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। Who has been named as the UN ambassador by President-elect Donald Trump? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है एलिस स्टेफेनिक। तो देखिए प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से यूनाइटेड नेशन में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है एलिस स्टेफेनिक को। साथ ही और कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। इन्होंने मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया है, टॉम होमैन को बॉर्डर नियुक्त किया है और पीटे हेगसेथ को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वहीं इन्होंने तुलसी गैबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नियुक्त किया है और टेस्ला ओनर एलन मस्क और इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह से पूछा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नियुक्त किया है, पर जैसे डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, UN एम्बेसडर हो गया, तो ये मैटर करते हैं हमारे देश के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तुलसी गैबार्ड भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर जानना। हु इज़ इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल जुलाई 14, 2026? भारत के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है विक्रम मिश्री। तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, इन्हें 19 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और ये जो है रिटायर होने वाले थे 30 नवंबर 2024 को, पर इन्हें 19 महीने का काफ़ी लंबा एक्सटेंशन इन्हें दिया गया है। और जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है इन्होंने कहा है कि मिश्री इस पद पर 14 जुलाई 2026 तक बने रहेंगे। आपको बता दें इस साल जुलाई 15 में ही ये फॉरेन सेक्रेटरी बने थे और इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा को इस पद पर सक्सीड किया था। विनय मोहन क्वात्रा अब इंडिया के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। विच कंट्री इज एलेक्स डिडियर फिल्म्स एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? एलेक्स डिडियर फिल्म एम किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर ऑप्शन है हैती। देखिए एलेक्स डिडियर फिल्म्स एम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कैरिबियन कंट्री हैती के और ये सक्सीड कर रहे हैं गैरी कॉनेल को। हैती की बात करें, कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है और करेंसी है गॉर्ड। बहुत ही बुरी कंडीशन है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस हमेशा चलता ही रहता है।
आए दिन यहाँ के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कू बहुत जल्दी होता है, तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाता है, करप्शन बहुत है यहाँ के नेताओं में, और वायलेंस तो है ही। ठीक है, यहाँ पर भी खूब वायलेंस चलता है और सेक्सुअली असोल्ट किया जाता है बच्चों को, खाने पीने की बहुत कमी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरविंदर सिंह साहनी। देखिए, अरविंदर सिंह साहनी नए चेयरमैन होंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, जो कि हमारे देश का लार्जेस्ट ऑयल फर्म है। 5 साल की पीरियड के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। आपको बता दें, इससे पहले चेयरमैन थे श्रीकांत माधव वैद्य। 31 अगस्त 2024 को उनका टेन्योर पूरा हो गया, तब से ये जो पोजीशन है ये वैकेंट थी। What is the name of the recent operation launched by Delhi Police to combat drug trafficking in the national capital? राष्ट्रीय राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए हालिया ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑपरेशन कवच। देखिए, दिल्ली पुलिस ने 64 हॉटस्पॉट्स लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर नारकोटिक्स सोल्ड किए जाते हैं, और रेड मारी है 907 प्लेसेस पर पिछले 24 घंटों में ऑपरेशन कवच के तहत। 1240 लोग डिटेन किए गए हैं, जिनमें से 700 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस का एक इनिशिएटिव है, टाइम टू टाइम लेते रहते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं नेशनल कैपिटल में, उनके अगेंस्ट। द रिसेंट DRDO टेस्ट ऑफ द पिनाका सिस्टम एम्स टू इनहेंस इट्स रेंज टू ओवर हाउ मैनी किलोमीटर्स? पिनाका प्रणाली के हालिया DRDO परीक्षण का लक्ष्य इसकी सीमा को कितने किलोमीटर तक बढ़ाना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 75 किलोमीटर। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने अनाउंस किया है कि हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है, और इससे इसकी रेंज जो है 75 किलोमीटर तक बढ़ गई है। आपको बता दीजिए, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ये टोटली इंडिजिनियस वेपन सिस्टम है। डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने रिसर्च सेंटर इमारत के साथ मिलकर। इससे पहले हमने देखा था कि DRDO ने हाल ही में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM इसका परीक्षण किया है। 1000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। कहाँ से किया था परीक्षण? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये हम देख चुके हैं MCQ फॉर्मेट में। वेयर विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बी हेल्ड? पूछ रहे कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा। देखिए, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है PBD प्रवासी भारतीय दिवस india.gov.in। तो ये किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है? जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है उसके लिए। तो इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी के द्वारा। जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है 8 से 10 जनवरी 2025 को होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। थीम रहेगा इस प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एक फ्लैगशिप इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत हम ओवरसीज इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं, इंगेज होते हैं। What is the name of the joint military exercise conducted by Indonesia and Australia in 2024? 2024 में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कैरिस वुमेरा। देखिए, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने इन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है जावा में, इंडोनेशिया में। लगभग 2000 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एयर, मैरीटाइम, एम्फीबियस एंड लैंड ऑपरेशंस में। 4 दिन की एक्सरसाइज है, नाम है कैरिश वुमेरा 2024 ड्रिल। तो लाइव फायर एक्सरसाइज है, टैंक्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक इंटरनेशनल इंगेजमेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक एंडेवर 2024। तो ये एक्सरसाइज इसी का ही हिस्सा है। जैसे PCS वाले एग्जाम हो गए, वहाँ पर पूछ लेते हैं कि इंडो पैसिफिक एंडेवर 2024 किस देश का इनिशिएटिव है, तो उस दशा में आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। विच इंडियन क्रिकेटर माफ़ कीजिएगा, विच इंडियन क्रिकेट लीजेंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर दुबई? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दुबई का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हरभजन सिंह।
दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अनाउंस किया है कि हमने इंडियन क्रिकेट लीजेंड हरभजन सिंह को स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर दुबई अपॉइंट किया है। तो दुबई में ये लोग, ये जो हरभजन सिंह हैं, ये क्रिकेट को जो है प्रमोट करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए क्रिकेट संबंधित स्पोर्ट्स से संबंधित है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने अमनदीप सोल को न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, CEO नियुक्त किया है। वेयर वॉज यूरो नवल 2024 हेल्ड, पूछ रहे कि यूरो नवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ही है पेरिस, फ्रांस। देखिए, एक हाई लेवल डेलीगेशन इंडियन नेवी से ये पहुंचा यूरो नवल 2024 जो कि पेरिस, फ्रांस में हुआ है। यहाँ पर इन्होंने विजिट किया है और हाईलाइट किया भारत का जो ग्रोइंग रोल है ग्लोबल मैरीटाइम डिफेंस एरेना में। आपको बता दें, ये जो यूरो नवल 2024 है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नवल डिफेंस ट्रेड शो है और इसका थीम रहा फ्रॉम द सी प्रोटेक्ट अवर नेशंस। ठीक है, तो यूरो नवल इसका नाम है, याद रखिएगा। और भारत की ओर से वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं, इन्होंने इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया है। हु विल बी ऑनर्ड विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी। तो देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देंगे, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है डोमिनिका में कोविड-19 पेंडेमिक के तहत वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड कराई गई हैं, तो उसकी हम सराहना करते हैं और अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इन्हें देते हैं। तो ये अवार्ड जो है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के जो प्रेसिडेंट हैं सिल्वेनी बोल्टन, इनके द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में इंडिया कैरिकॉम समिट होने वाली है आगे जॉर्जटाउन गयाना में, तो वहाँ पर देंगे अवार्ड। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर्ड, विश्व का सबसे बड़ा कोरल कहाँ खोजा गया है। सही आंसर ऑप्शन भी है सोलोमन आइलैंड्स। देखिए, साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल पैसिफिक नेशन सोलोमन आइलैंड्स में खोजा है और काफ़ी इमेंस है ये। मतलब जब रिसर्चर्स जब इस पर सेल कर रहे थे इस क्रिस्टल वाटर्स पर सोलोमन आर्किपेलागो में, तो उन्हें लगा एक तरह से जैसे किसी जो शिप होती है ना, कोई शिप का कचरा होता है या फिर कोई ख़राब शिप फंस जाती है, तो इस तरह से कोई फंसी हुई हो, ठीक है, या फिर रुकी हुई हो, ऐसा उन्हें लगा। देखिए, देखने से लग भी रहा है। 34 मीटर्स वाइड है ये, 32 मीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, ये कोरल जो है, और प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर जो है उनका नाम है बिग मोमा, अमेरिकन समोआ में। ठीक है, तो उससे काफ़ी बड़े हैं ये वाले कोरल जो डिस्कवर किए गए हैं। वेयर वॉज द 2024 पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप लॉन्च, 2024 पैराग्लाइडिंग विश्व कप कहाँ लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है बीर बिलिंग। तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है बीर बिलिंग अपने पैराग्लाइडिंग के लिए। आप जानते हुए कभी हिमाचल प्रदेश गए तो ये ज़रूर करके आइएगा, काफ़ी फन एक्टिविटी होता है इसमें। और देखिए, 2024 पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप ये बीर बिलिंग साइट जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 26 कंट्रीज़ के 94 पैराग्लाइडर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 32 इंडियन पार्टिसिपेंट एंड 7 विमेन। ये सेकंड वर्ल्ड कप है जो बीर बिलिंग में हो रहा है। इससे पहले 2015 में भी हुआ था। बीर जो होता है ना, अलग अलग है बीर बिलिंग। तो बीर जो है पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया है। बिलिंग का मतलब जो है वो एक यहाँ की जो टेक ऑफ साइट है, जहाँ से टेक ऑफ करता है ना पैराग्लाइडिंग के लिए, उसको बोलते हैं बिलिंग। जबकि बीर जो है वो विलेज है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर लैंड करते हैं। तो बीर बिलिंग इस तरह से नाम इसका पड़ा है। Which company was fined 797.72 million euros by the European Commission for abusive practices in its marketplace? यूरोपियन कमीशन ने किस कंपनी पर मार्केट प्लेस में अपमानजनक प्रैक्टिसेस के लिए 797.72 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। सही आंसर ऑप्शन डी है मेटा प्लेटफॉर्म्स। देखिए, यूरोपियन कमीशन ने मेटा प्लेटफॉर्म पर 797.72 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने जो है एब्यूसिव प्रैक्टिसेस की हैं, जिसके कारण फेसबुक मार्केट प्लेस को बेनिफिट मिला है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने ऐड सर्विसेज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके। इससे पहले हमने इसी तरह का एक फ़ाइन वाला केस ये भी सुना था कि रशियन कोर्ट ने हाल ही में गूगल पर 2 अंडेसिलियन रोबेल्स
यानी कि 2 के बाद आप 36 जीरो ऐड कर दीजिए, इतने का फ़ाइन लगा है। तो जब इस तरह की किसी कंपनी में फ़ाइन लगता है ना, गूगल पे, मेटा पे, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन, ओहो माफ़ कीजिएगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन का ही इसमें लिख दिया। ऑप्शंस मैं सही कर दूंगा, ठीक है, ऑप्शंस इसमें मैं इंसर्ट करना भूल गया। देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जब मैं पढ़ रहा था इसको स्लाइड को तब मुझे याद था कि इसमें ऑप्शन भी डालने हैं, पर फिर दिमाग से निकल गया, माफ़ी चाहूँगा। देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ये हर नवंबर को 3rd संडे को मनाया जाता है। हर नवंबर के 3rd संडे को मनाया जाता है। इस बार 17 नवंबर को मनाया जा रहा है। और डेज देख लेते हैं जो 17 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। जैसे नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, तो ये भी एक ब्रेन से संबंधित समस्या है, लिखा भी है। एपिलेप्सी हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक ब्रेन एक्टिविटी ऑल्सो नोन एज सीजर, काइंड ऑफ लाइक एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म इनसाइड योर हेड। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनोग्रेटेड। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव को इनोग्रेट किया है साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। इस महोत्सव का थीम रहा है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रोस्पेरस भारत। तो 2 दिन का ये महोत्सव है। इसका मकसद है जो इंडिजिनियस बोडो पीपल हैं, जो न केवल बोडोलैंड में बल्कि आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल और भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आपको बता दें कि ऑटोनोमस डिवीज़न है आसाम में। 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, कोकराझार, सिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक पर हैं सब सिचुएटेड। When is the World AMR Awareness Week celebrated every year? विश्व AMR जागरूकता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है 18 से 24 नवंबर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक का थीम रहेगा एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। आपको जानना चाहिए AMR का मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए, तब होता है जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस, फंगई या फिर पैरासाइट्स किसी भी मेडिसिन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी मेडिसिन उन पर असर नहीं पड़ती है, तब बोलते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR डेवलप हो चुका है। ठीक है, मतलब इतने मजबूत हो जाते हैं ये लोग कि लोग तो नहीं, मतलब ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह सब हैं कि इनमें मेडिसिन का असर ही नहीं होता है। अब जब मेडिसिन का असर नहीं होगा तो जो डिजीज़ है वो फैलेगी और इलनेस बढ़ेगी और इवेंचुअली फिर डेथ हो जाती है। विक्टोरिया कायरथेल्विक मिस यूनिवर्स 2024 विनर बिलोंग्स टू विच कंट्री। मिस यूनिवर्स 2024 विजेता विक्टोरिया कायरथेल्विक किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डेनमार्क। आपको जानना चाहिए विक्टोरिया कायरथेल्विक जो कि डेनमार्क से हैं, ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी है और अपने देश से ये खिताब जीतने वाली पहली महिला है। ये एक एनिमल प्रोटेक्शन एडवोकेट है और डायमंड सेलिंग बिजनेस में कार्य करती हैं। और इनको जो ये ताज पहनाया गया है, ये पिछले साल की जो मिस यूनिवर्स रही साइनिस पेलासियोस निकारागुआ की, इनके द्वारा पहनाया गया। वहीं आपको जानना चाहिए मिस नाइजीरिया चिरिम्मा एदेत्सिना ये दूसरे नंबर पर रही हैं और मिस मैक्सिको मैरिया फर्नांडा बेल्ट्रेन ये तीसरे पोजीशन पर रही हैं। अगर हम बात करें इस कंपटीशन की तो ये 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट था जो कि मैक्सिको सिटी मैक्सिको में हुआ है। भारत की ओर से रिया सिंघा ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये टॉप 30 कंटेस्टेंट्स में अपनी जगह बना पाई। Which country launched Global Energy Efficiency Alliance Initiative at COP29 in Baku, अजरबैजान? किस देश ने COP29 बाकू अजरबैजान में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, UAE। आपको जानना चाहिए कि UAE ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस इसको इस्टेब्लिश किया है COP29 जो कि अजरबैजान में हुई है। तो इस इनिशिएटिव का मतलब है जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल करना 2030 तक। अब थोड़ा सा अगर हम इस COP29 के बारे में जान लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या फिर आप इसे कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC
या फिर शॉर्ट में कहें COP29। तो ये 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, बाकू अजरबैजान में ये हो रही है 11 से 22 नवंबर के बीच में। मुख्तार बाबाएव इसके प्रेसिडेंट हैं, इसको प्रिसाइड कर रहे हैं। और जो ये COP29 का थीम रहेगा इन सोलिडेरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि कोई इस तरह की समिट होती है तो पिछली बार कहाँ हुई थी और अगली बार कब होगी, और भारत ने भी इसको कब होस्ट किया था। तो COP28 ये UAE दुबई में हुई थी, इससे पिछला एडिशन। और COP30 ये नेक्स्ट ईयर बेलेम ब्राज़ील में होगा। भारत अब तक एक बार इस COP को होस्ट कर चुका है, 2002 में न्यू दिल्ली में, वो COP8 था। हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3 T20 सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में 3 T20 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है संजू सैमसन। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 3 T20 सेंचुरीज बनाई है एक कैलेंडर ईयर में। और जो इनकी ये तीसरी सेंचुरी आई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई है, पहली बांग्लादेश के खिलाफ और बाकी की 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और न केवल ये फर्स्ट इंडियन बल्कि सेकंड प्लेयर हैं ओवरऑल जिन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई है किसी एक सिंगल T20 सीरीज़ में। ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज इंग्लैंड के फिल साल्ट हैं। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने T20 सीरीज़ जीत ली है। 4 मैचों की सीरीज़ थी तो 3-1 से जीती। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। हाल ही के एग्जाम्स में देखा गया है कि ये जो सीरीज़ होती है भारतीय क्रिकेट सीरीज़, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ सराय काले खां चौक दिल्ली? सराय काले खां चौक दिल्ली का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा चौक। देखिए, 150th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जो फ्रीडम फाइटर ट्राइबल लीडर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट की गई। तो इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो सराय काले खां चौक है दिल्ली में, इसको बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी लें, इन्हें धरती अब्बा बोलते हैं या फिर फादर ऑफ द अर्थ। और उलगुलन मूवमेंट इन्होंने चलाया था ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट 19th सेंचुरी में छोटा नागपुर रीजन में। केवल 25 साल की उम्र में ये पास अवे हो गए थे। और नवंबर 15 को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं। साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया था। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम रखा जाएगा अजगैबीनाथ धाम। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल? भारत की पहली लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इंडिया की जो फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको टेस्ट किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा से। और आपको बताया दें, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये पेलोड्स को 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की किलोमीटर की रेंज में ले जा सकती है। और इसको डेवलप किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की लेबोरेटरीज के द्वारा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन इन विच फोर्स? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन को अप्रूव कर दिया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आपको बता दें कि 7% वुमेन पर्सनल हैं CISF में और टोटल स्ट्रेंथ 1.77 लाख पर्सनल है। और एक बटालियन मतलब 1000 पर्सनल जिसमें होते हैं उसे बटालियन बोलते हैं। CISF की अगर हम बात करें तो इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसको सेटअप किया गया था 15 मार्च 1969 को। और इसका जो प्राइमरी मिशन है, जो आपने देखा होगा, जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे PSU वगैरह हो गए, तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। नाम में भी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे भेल, गेल, सेल, NTPC। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, जो PSU होते हैं, यहाँ पर इनको रखा जाता है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। अच्छा, और CISF आपको बताते हैं इनका अलग से अपने पास एक डेडिकेटेड फायर विंग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्म फोर्स का अपना खुद का फायर विंग है, तो CISF का है। और राजविंदर सिंह भट्टी इसके डायरेक्टर जनरल हैं।
अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग्स व्हाट इज इंडियाज प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2024। मूडीज रेटिंग के अनुसार 2024 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 7.2%। आपको जाना चाहिए मूडीज रेटिंग्स ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2025-26 में ये प्रेडिक्ट किया है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 7.2% रहेगी इस कैलेंडर ईयर में, जो दिसंबर 31 को एंड होएगा, और 6.6% 2025 में, 6.5 2026 में। आपको बता दें इंडिया की जो रियल जीडीपी है 6.7% से ग्रो की है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 में, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 14 महीने के हाई पर पहुंच गया है 6.21 पे, और जो आरबीआई की जो लिमिट है, टॉलरेंस बैंड है 4%, यानी कि ऊपर नीचे +2 -2, ठीक है, उसको भी क्रॉस कर गया है। 6 से ज़्यादा हो गई ना, तो अपर लिमिट क्या है 6 है, उसको क्रॉस कर चुकी है। Who won the Infosys Prize 2024 in Economics? अर्थशास्त्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरुण चंद्रशेखर। आपको जानना चाहिए कि इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने इन्फोसिस प्राइज 2024 के विनर्स अनाउंस कर दी हैं 6 कैटेगरीज में। इकोनॉमिक्स, और दूसरी कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, तीसरी है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, चौथी है लाइफ साइंसेस, पाँचवीं मैथमेटिकल साइंसेस, छठी है फिजिकल साइंसेस। आपको बता दें इस हर कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिया जाता है, $1,00,000 का प्राइज़ भी दिया जाता है, कैश प्राइज़। इकोनॉमिक्स में मिला है अरुण चंद्रशेखर को, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में मिला है श्याम गलाकोटा को, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में मिला है महमूद कुरिया को, और लाइफ साइंसेस में मिला है सिद्धेश कामत को, मैथमेटिकल साइंसेस में मिला है नीना गुप्ता को, और फिजिकल साइंसेस में मिला है वेदिका खेवानी को। Which company recently won 3 gold awards at the International Convention on Quality Control Circles in Sri Lanka? हाल ही में किस कंपनी ने श्रीलंका में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स में 3 गोल्ड अवार्ड जीते? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है RINL, यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो जो ये RINL है, जो कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, इसने 3 गोल्ड अवार्ड्स जीते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल ICQCC 2024 में, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। इसे श्रीलंका एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर हम इन 3 अवार्ड के बारे में बात करें तो 3 टीम गई थी, एक आर्मर गई थी SBM से, और दूसरी तरंगिनी, और तीसरी साधना। तो इन्होंने ही गोल्ड मेडल्स जीते हैं। With whom has the Women Entrepreneurship Platform WEP recently partnered to empower women saloon owners? महिला सैलून मालिकों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्बन कंपनी। देखिए जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, इसने अपने अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत जो विमेन MSMEs हैं, ठीक है, जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में कार्य करती हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो अर्बन कंपनी के साथ इन्होंने भागीदारी की है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने, और अर्बन कंपनी इस चीज़ में इनको मदद करेगा जो महिलाएं हैं, ताकि उनकी बिजनेस ग्रोथ बढ़ सके। आप सभी जानते हैं अर्बन कंपनी इस सेक्टर में है। WEP यानी कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात करें तो नीति आयोग का ये एक कार्यक्रम है, 2018 में इसको शुरू किया गया था। और भारत में जो बिजनेसेस हैं, महिलाओं वाले बिजनेस जो हैं, तो उनको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको प्रोवाइड कराता है इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, किस तरह के स्किल्स प्रोवाइड कराता है। वेयर डिड इंडिया होस्ट ब्रिक्स कंट्रीज फॉर द नेशनल कैंसर ग्रिड मीटिंग? भारत ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड बैठक के लिए ब्रिक्स देशों की मेजबानी कहाँ की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। देखिए भारत ने जो सीनियर कैंसर फिजिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़ के, तो इनकी एक मीटिंग की है। नेशनल कैंसर ग्रिड की जो एनुअल मीटिंग होती है ये हुई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। आपको बता दें इसमें 360 कैंसर सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पेशेंट ग्रुप्स, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं भारत और 15 अदर कंट्रीज से। अच्छा, 8th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स, ये सिंगापुर में हाल ही में संपन्न हुआ है। अंडर विच प्लान वर BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल फोर व्हीलर्स
बैंड इन दिल्ली एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स। दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध किस योजना के तहत लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। देखिए ओवरऑल एयर क्वालिटी जो है दिल्ली में ये काफ़ी डेटोरेट होती जा रही है, सेवियर कैटेगरी में आ गई है। और इसके लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज है, ये जो कमीशन है ना, ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये कहाँ पर कार्यरत है, तो दिल्ली और NCR रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन या फिर डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हैं दिल्ली में या फिर अदर NCR डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर बैन कर दिया है। अब कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो जैसे सीवियर कैटेगरी क्या है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स स्केल में 400 से 450 के बीच का जो रेटिंग होती है उसको बोलते हैं सीवियर कैटेगरी, और सीवियर प्लस मतलब 450 से ज़्यादा की रेटिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल फॉर व्हीलर्स की एंट्री मना कर दी है दिल्ली में, साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में, ये सभी NCR में आते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 के तहत लगाई गई है। आपको बता दें जो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वहीं आप जानते हैं जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, इसको 1981 में इनेक्ट किया गया था, 1987 में इसको अमेंड किया गया था। Who has been nominated as the new Chief Executive Officer of DBS Bank India? DBS Bank India ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, रजत वर्मा। देखिए जो DBS बैंक इंडिया है, होली ओन्ड सब्सिडरी है सिंगापुर के DBS बैंक की, इन्होंने रजत वर्मा को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, और ये सुरजीत सोम को रिप्लेस कर रहे हैं। आप बता दें DBS बैंक भारत में पिछले 30 साल से है, और पहला ऑफिस उन्होंने मुंबई में खोला था 1994 में। हाउ मच पेनल्टी है सेबी इम्पोज्ड ऑन रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट? रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर सेबी द्वारा कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 26 करोड़ रुपीस। देखिए जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है सेबी, इसने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इसने इस पर जो इससे पहले जुर्माना लगाया गया था, जो पेनल्टीज लगाई गई थी उनको क्लियर नहीं किया गया है, तो उसी वजह से एक और जुर्माना इन्होंने लगा दिया है। ठीक है, दिखा भी है, द नोटिस वाज इशूड आफ्टर द एंटिटी फेल्ड टू पे द ₹25 करोड़ फाइन इम्पोज्ड बाय द रेगुलेटर इन अगस्त दिस ईयर। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। देखिए इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये 200 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है, और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लें। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की अगर हम माने तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो हमारे देश में है फिलहाल वो 230.18 गीगावाट की है, और इसमें से जो 46.3% जो है वो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 452.69 गीगावाट की है। अच्छा, इसमें सोलर पावर की अगर हम बात करें तो 92.12 गीगावाट है, विंड पावर्स के बाद आती है फिर 47.72 गीगावाट में, उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आती है 46.93 गीगावाट लार्ज हाइड्रो पावर के लिए, और स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए 5.07 गीगावाट, फिर बायो पावर आती है 11.32 गीगावाट के साथ। इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हमारे कहाँ से जनरेट होती है, तो सोलर से। ठीक है, सोलर से, विंड से या फिर हाइड्रो से, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। वैसे अगर हम देखें तो सोलर पहले नंबर पे है, ठीक है, उसके बाद अगर हम हाइड्रो को मिला दें तो हाइड्रो की ज़्यादा हो जाएगी अगर हम स्मॉल और लार्ज वाले को एक साथ कर दें। अच्छा, अगर हम स्टेट्स की बात करें, अब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, तो राजस्थान टॉप पर है, 29.92 गीगावाट की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। फिर गुजरात आता है, फिर तमिलनाडु आता है तीसरे नंबर पर, और कर्नाटक आता है चौथे नंबर पर। विच नेशनल अवार्ड डिड नाइजीरिया कन्फर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। आपको जानना चाहिए नाइजीरिया की सरकार ने अपना सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर GCON, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, और इस तरह से नरेंद्र मोदी
दूसरे फॉरेन डिग्नेटरी बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। केवल अब तक एक ही फॉरेनर को दिया गया था ये, क्वीन एलिजाबेथ को, वो भी 1969 में, और अब पीएम मोदी को दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद तिनुबू, इन्होंने ये अवार्ड दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को, और ये नरेंद्र मोदी का 17th इंटरनेशनल ऑनर है। आपको बता दें नाइजीरिया पहुंचे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 कंट्रीज़ की टूर पर हैं, और नाइजीरिया में 17 साल बाद कोई प्रधानमंत्री फिर से गए हैं। इनसे पहले मनमोहन सिंह गए थे, और इसके बाद फिर ये ब्राज़ील जाएंगे G20 समिट अटेंड करने, और फिर गुयाना जाएंगे। हाल ही में नाइजीरिया में काफ़ी फ्लड्स भी आई थी, तो भारत ने 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पर भेजी थी। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024? विश्व शौचालय दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। देखिए टॉयलेट डे काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। जैसे टॉयलेट डे हो गया, टूरिज्म डे हो गया, और पॉपुलेशन डे हो गया, एजुकेशन डे हो गया, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे है, और इसका थीम रहेगा 2024 में टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। इंटरनेशनल मेंस डे भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है, और इस बार 2024 में इस डे का थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स। हु जॉइंटली लॉन्च द पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब? पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद यूनुस एंड पोप फ्रांसिस। देखिए बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और पोप फ्रांसिस, इन्होंने मिलकर पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब को इनोग्रेट किया है रोम, इटली में। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि हु जॉइंटली लॉन्च्ड 30 क्लब, केवल इतना ही पूछा सकता है ताकि आपको बिल्कुल भी हिंट ना मिले ऑप्शन से। तो इन दोनों ने मिलकर रोम, इटली में पोप फ्रांसिस यूनुस 30 क्लब को लॉन्च किया है, और ह्यूमैनिटी से संबंधित है ये। 30 मतलब 0 पॉवर्टी, 0 एम्प्लॉयमेंट एंड 0 नेट कार्बन एमिशंस। यूनुस जो है आप सभी जानते हैं, हाल ही में इनका नाम कई बार आपने सुना होगा। बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है तो उसमें चीफ एडवाइज़र हैं ये। 2017 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, अ वर्ल्ड ऑफ 3 zeros, द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ 0 पॉवर्टी, 0 एम्प्लॉयमेंट एंड 0 नेट कार्बन एमिशंस। तो उसी से इंस्पायर्ड ये इनका जो है ये इनिशिएटिव है जो इन्होंने लॉन्च किया है अब। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न, यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जापान। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। भारत और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस चीज़ के लिए? यूनिकॉर्न यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट के को डेवलपमेंट के लिए। तो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, कई सारे एंटीनास को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। देखिए अगर आप इंडियन नेवी की शिप देखेंगे तो उसमें कई तरह के एंटीनेज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, रेडार के लिए, अलग अलग कोनों पे लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना, एक तो शिप पे इतने एंटीने लगे रहते हैं तो दिख जाती है वो एंटीनों के कारण, और डिटेक्शन उसका जल्दी हो जाता है। तो अब ये जापान क्या कर रहा है, यूनिकॉर्न मैस्ट एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, कोनिकल शेप में, और उसमें ही सारे जो एंटीनास होते हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो केवल एक स्ट्रक्चर रहेगा, वो भी इस तरह की लोकेशन पे जहाँ पर ना दिखे, ठीक है। तो वहीं से ही सब एंटीनाज अपने ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी सिग्नल वगैरह है कम्युनिकेशन के रेडार के लिए। तो अलग अलग जगह लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही जगह पर सब इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे ICs होती हैं ना, इसी तरह से आप समझ सकते हैं इनको। तो ये जापान ने भारत को दिया है, और इससे भारत की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो बढ़ेगी। स्टेल्थ का मतलब होता है आप डिटेक्शन से बच रहे हैं, ताकि आपको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। Once implemented, this would be the first export case of defense technology from Japan under the bilateral agreement on defense equipment and transfer technology signed in 2015। 2015 में हमने जापान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। तो उसके बाद से पहला एक्सपोर्ट है डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो जापान से हमारे यहाँ आया है। यूनिकॉर्न इज अ मैस्ट विद इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स विच विल हेल्प इम्प्रूव द स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेवल प्लेटफॉर्म। तो फिर से मैंने बता दिया, स्टेल्थ मतलब डिटेक्ट होने से बचना। विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ एस्टेब्लिश द थिंक टैंक
ज्ञान शक्ति। भारतीय सेना की किस कमांड ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ वेस्टर्न कमांड। देखिए जो इंडियन आर्मी की जो जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड है, इन्होंने एक थिंक टैंक इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है ज्ञान शक्ति। तो जो आर्म फोर्सेस है, इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट है, एकेडमिया है, उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए रीजनल और नेशनल लेवल पर। तो 67 वेटरन्स ने ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया है। वेयर डिड द नेशनल बुक ट्रस्ट NBD शोकेस द रेप्लिका ऑफ द हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने हस्तलिखित भारतीय संविधान की प्रतिकृति का प्रदर्शन कहाँ किया? सही आंसर ऑप्शन डी है शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट NBT ऑफ इंडिया, इन्होंने जो ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैन्युस्क्रिप्ट है उसका एक रेप्लिका 43rd शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शोकेस किया है यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगर हम इस बुक फेयर की बात करें, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर की, तो ये 43rd एडिशन है। और आपको बता दें इसमें जो मोरक्को है ये गेस्ट ऑफ ऑनर है इस साल का, और थीम है इस फेस्टिवल का इट स्टार्ट्स विद अ बुक। मेलुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? मेलुरू को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड। देखिए मेलुरी जो कि पोशुई नागा ट्राइब यहाँ पर रहती हैं, इन्हें 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड घोषित किया गया है और इसे फेक डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। नागालैंड की बात करते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल इसे कहते हैं, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसको कहते हैं, कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर ला गलेशन है, चीफ मिनिस्टर निपियो रियो है। मेघालय आपको बता दें ईयर ऑफ लीजेंड्स सेलिब्रेट कर रहा है इस बार, यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। Which of the following is the first Indian bank to offer real-time tracking of international money transfers via SWIFT GPI? निम्न में से कौन SWIFT GPI के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की वास्तविक समय ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक है? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो रियल टाइम ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा है SWIFT GPI ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ मिलकर। जो भी पैसा एब्रोड भेजा जाता है तो उसको आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि हर समय आप जान सकते हैं कि पैसा कहाँ पर है आपका। और ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसकी मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जनरली क्या है जो RBI परमिट करता है जो हमारे रेजिडेंट्स हैं कि वो पैसा अब्रोड भेज सकते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, गिफ्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन सभी माध्यम के लिए। और जो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है इसके माध्यम से जो रेजिडेंट इंडियन है वो लगभग 2.5 लाख $US पर फाइनेंशियल ईयर भेज सकता है। विच बैंक हैज़ रेज्ड 1500 करोड़ रुपीज़ थ्रू इट्स मेडन इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स? किस बैंक ने अपने पहले लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 1500 करोड़ रुपए जुटाए? सही आंसर ऑप्शन भी है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने हाल ही में लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस बॉन्ड्स इशू करके 1500 करोड़ रुपए रेज किए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स क्या हैं? जो गवर्नमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज इशू करती हैं, मतलब बॉन्ड इशू कर दिया कि जैसे 10 साल का कर दिया, एक पर्चा दे दिया कि भाई ये हम बॉन्ड है, आप हमें पैसे दो और हम आपको 10 साल बाद इस पे बढ़े हुए पैसे देंगे, इंटरेस्ट लगा के पैसे देंगे, ठीक है, तो उसे बॉन्ड कहते हैं। तो रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सभी पर यूज़ होता है इस पैसे का। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए रेस किए अपने बेसल 3 कंप्लाइंट एडिशनल Tier 1 बॉन्ड को इशू करके 7.98% के रेट से। और आपको बता दें SBI 1.25 बिलियन $US रेस करने की भी प्लानिंग कर रहा है, जो कि लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है हमारे यहाँ से, भारत की ओर से किसी फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्थ 25 टन बोलार्ड पुल टग? चौथे 25 टन बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी युवान। देखिए 25 टन BP टग्स बनाए जा रहे हैं तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, और इन्हें अंडमान एंड निकोबार कमांड और ईस्टर्न नवल कमांड के लिए बनाया जा रहा है। तो इसी सीरीज़ में 4th टग जिसका नाम युवान है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और 5th और 6th टग्स जो हैं जिनका नाम ओजस है और सबल है, ठीक है, इनकी की लेइंग सेरेमनी हुई, यानी कि शुरुआत इनके बनने की हो गई है। तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में 2025 तक डिलीवर कर दी जाएंगी इंडियन नेवी को।
आशीष खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ लेजेंडरी मास्टर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आशीष खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। सही आंसर ऑप्शन डी है सरोद। देखिए आशीष खान सरोद मास्टर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है 84 की एज में। 2006 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था बेस्ट ट्रेडिशनल वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में, जो इनकी एल्बम थी गोल्डन स्ट्रिंग्स ऑफ द सरोद के लिए। अच्छा, मृदंगम स्कॉलर जाने माने मृदंगम स्कॉलर वरदा राव कमलकारा राव, इनका भी हाल ही निधन हो गया 88 की एज में। NVIDIA and which company have launched the world's first artificial intelligence and 5G telecoms network? NVIDIA और किस कंपनी ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G टेलीकॉम नेटवर्क लॉन्च किया। सही आंसर ऑप्शन सी सॉफ्टबैंक। तो लीडिंग चिप मेकर NVIDIA और सॉफ्टबैंक ग्रुप, जो कि सॉफ्टबैंक ग्रुप है, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क को लॉन्च किया है। The network can run AI and 5G workloads concurrently, a process known as Artificial Intelligence Radio Access Network AI RAN। तो AI RAN क्या है, आप AI और 5G दोनों को एक साथ चला रहे हैं। सॉफ्टबैंक आपको बता दें NVIDIA का जो नया ब्लैकवेल चिप डिज़ाइन है, इसको रिसीव करने वाला पहली कंपनी है ये। The World Bank has approved a loan of how much amount to help farmers in Kerala adapt to climate change। विश्व बैंक ने केरल में किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है $200 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है ताकि केरल में फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है उसका जो असर पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर, और ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के द्वारा, जो कि वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म है, इसी का हिस्सा है। और जो इसकी मैच्योरिटी होगी 23.5 ईयर्स में होगी। ग्रेस पीरियड 6 साल का होगा, मतलब लोन लौटाने की जो अवधि है वो 23.5 साल में होगी, और 6 साल का ग्रेस पीरियड होगा, मतलब ऊपर 6 साल और ले सकते हैं। वेयर वॉज द शिप समागम मेला 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शिप समागम मेला 2024 कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने शिल्प समागम मेला 2024 को लॉन्च किया है दिल्ली हाट न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस मेले को ओपन किया है और लॉन्च, और साथ ही उन्होंने ट्यूलिप भी लॉन्च किया। ट्यूलिप मतलब ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो ट्यूलिप का मतलब क्या है, जो भी मार्जिनलाइज्ड आर्टिशियंस हैं, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराना जहाँ पर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें और अर्न कर सकें। टाइफून मैन यी रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। टाइफून मैन यी ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी। सही आंसर ऑप्शन सी फिलीपींस। तो टाइफून मैन यी ने हाल ही में फिलीपींस में दस्तक दी है। ये पिछले 1 महीने में 6 तूफान आ चुके हैं, आप उनमें से एक है। अच्छा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा, ये हाल ही में जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है हॉन्डुरस, यहाँ पर आया है। और हरिकेन हेलेन, ये युकाटन पेनिनसुला, हॉन्डुरस, केमन आइलैंड्स, क्यूबा, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, खास करके फ्लोरिडा, कैरोलिनास और जॉर्जिया, यहाँ पर इसने दस्तक दी है। Which state in India is the first to create a dedicated Director General of Police (DGP) position focused solely on cyber security? भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक समर्पित पुलिस महानिदेशक पद सृजित करने वाला पहला राज्य है। सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक पहला स्टेट हमारे देश में जिसने एक डेडिकेटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोजीशन को क्रिएट किया है, जो कि साइबर सिक्योरिटी को देखेगा राज्य में। तो प्रणब मोहंती, ठीक है, ये ऑफिसर हैं DGP रैंक के, तो ये इस इनिशिएटिव को लीड करने वाले हैं। Who secured the top spot in Fortune's 2024 list of 100 most powerful people in business? फॉर्चून की 2024 की 100 सबसे पावरफुल व्यावसायिक व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है एलन मस्क। देखिए, एलन मस्क जो CEO है टेस्ला और स्पेसएक्स के, इन्होंने टॉप स्पॉट
प्राप्त किया है। फॉर्च्यून्स की जो 2024 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस है इसमें, तो किस तरह का इम्पैक्ट रहा है लोगों का अपने बिजनेस पर, किस तरह से उन्हें आगे ले गए हैं, ये सभी इसमें देखा गया है। और मस्क के बाद फिर एनवीडिया के सीईओ जेनसिंग हुआंग आते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला आते हैं तीसरी पोजीशन पर, दूसरे पे एनवीडिया के सीईओ। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 12वीं पोजीशन पर हैं ओवरऑल। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के हैं 10वें नंबर पर हैं। अमेजॉन के जेफ बेजोस से 11वें नंबर पर हैं। देख लेते हैं टॉप 5 रैंक। एलन मस्क पहले नंबर पर, जेनसिंग हुआंग दूसरे नंबर पर, सत्या नडेला तीसरे नंबर पर, वैरेन बफेट 14 नंबर पर और जेमी डायमंड ये 5वें नंबर पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिन्हें बोलते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है के संजय मूर्ति। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को भारत का 15वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। इस पद पर ये गिरीश चंद्र मुर्मू को सक्सीड करेंगे, जिन्हें अगस्त 2020 में कैग अपॉइंट किया गया था। मूर्ति फिलहाल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। कैग की अगर हम बात करते हैं तो एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत में। आर्टिकल 148 के तहत इसको स्थापित किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में ये सभी कैग से संबंधित होते हैं। और अगर हम वरीयता की बात करें, जो पद की वरीयता होती है, जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, इस वरीयता में कैग की जो पोजीशन है वो 9th है और 9th ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी होती है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। कैग का टेन्योर कितना रहता है? तो 65 साल या फिर 6 साल तक का टेन्योर, जो भी पहले हो जाए। या तो कैग की जो एज है वो 65 साल हो जाए तब रिटायर हो जाएगा, और यदि उसका कार्यकाल 6 साल का पहले पूरा हो रहा है, भले उसकी एज 62 साल की है, तब भी वो रिटायर माना जाता है। व्याकरण नरहरि राव या VN राव ये फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे हैं भारत के 1948 से 1954 के बीच में। इंडिया 56th टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के एडवाइस पर गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया है। ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, इनमें फैला हुआ है। 2829 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व ये 56th टाइगर रिजर्व है हमारे देश का, और ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रहेगा हमारे देश का। लार्जेस्ट कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर मानस टाइगर रिजर्व आता है असम का। ये जो टाइगर रिजर्व बनेगा अब गुरु घासीदास, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से भी कनेक्टेड है वेस्ट में, और पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में, इससे भी कनेक्टेड है ईस्ट में। ये 4th टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ का। इससे पहले छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदांती सीधा नदी है, और अचानकमार टाइगर रिजर्व भी यहीं स्थित है। When is the World Children's Day celebrated every year? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है 20 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पहली बार 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पर। यह हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 20 नवंबर 1959 को UN जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को एडॉप्ट किया था, और इसी दिन 20 नवंबर को ही 1989 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को भी एडॉप्ट किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा। साल 2024 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का जो थीम है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, और हर साल 20 नवंबर को अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। इन्होंने जाने मानी एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हरिनी अमरसूरिया को रीअपॉइंट किया है श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर।
हाल ही में यहाँ पर स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे। स्नैप इलेक्शंस का मतलब होता है ऐसे इलेक्शंस जो अपने तय तिथि से पहले हो जाते हैं। मान लीजिए 5 साल का, जैसे 5 साल में इलेक्शन होते हैं भारत में, तो किसी कारण से संसद भंग कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि इलेक्शन होंगे अब, तो उसको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। मतलब टर्म पूरी होने से पहले अगर इलेक्शन कोई देश करा लेता है तो स्नैप इलेक्शन उन्हें कहते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं दिशा नायक, इनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी और 225 मेंबर का हाउस है यहाँ पर पार्लियामेंट का, उसमें 159 सीट्स इन्होंने जीत लिया, यानी कि 2/3 मेजोरिटी इन्होंने हासिल कर ली है। हु वॉन द ATP फाइनल्स टाइटल ऑफ 2024? 2024 का ATP फाइनल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर, इन्होंने ATP फाइनल्स टाइटल जीत लिया है। अमेरिकन प्लेयर टेलर फिट्स को इन्होंने हरा है फाइनल में। टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर। और सिनर जो है फर्स्ट इटालियन प्लेयर हैं जिन्होंने सीज़न को टॉप किया है, मतलब सीज़न रैंकिंग पहले नंबर पर रहे हैं। डबल्स टाइटल जीता है केविन क्रेविट्स और टिम वुड्स ने। अगर हम ATP फाइनल्स की बात करें तो मेंस टेनिस टूर्नामेंट है, इंडोर हार्ड कोर्ट्स पर खेला जाता है तुरीन, इटली में। हाउ मेनी कोस्टल विलेजेस इन उड़ीसा हैव बीन डिक्लेयर्ड सुनामी रेडी? उड़ीसा के कितने तटीय गांव को सुनामी रेडी घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 24 कोस्टल विलेजेस जो कि उड़ीसा में है, इन्हें इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। सुनामी रेडी मतलब इनको सुनामी रेडी इनको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को के द्वारा। ये विलेजेस बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन किया गया है ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए 2nd ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम के दौरान किया गया। साथ ही सुनामी रेडी रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स रिन्यू किए गए हैं 2 विलेजेस के लिए। उड़ीसा के ही है ये, नोलियासाही जो कि जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और वेंकटरायपुर जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। इन्हें सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया गया था साल 2020 में। व्हाट इज द थीम ऑफ द सारस आजीविका मेला 2024? सारस आजीविका मेला 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, इन्होंने सारस आजीविका मेला 2024 को इनोग्रेट किया है 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम न्यू दिल्ली के दौरान। ये जो सारस आजीविका मेला है इसका थीम है ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर। जो भी रूरल इंडिया से लोग हैं जो अपने क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर वो उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग उनसे बाय कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस सारस आजीविका मेला को ऑर्गेनाइज करता आ रहा है 1999 से। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन PCS एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इम्पोज्ड 213.14 करोड़ रुपीज पेनल्टी ऑन मेटा? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन भी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213.14 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर, क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट इन्होंने किया 2021 में, उसमें अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन्होंने की है। और ये भी कहा है जो आप ये एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हैं इनको सीज करें, इनसे बचें। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज वगैरह होते हैं उनको जो अपने कस्टमर्स हैं व्हाट्सएप के, उनका नंबर, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट कर सकें उन नंबर पर अपने मैसेज वगैरह भेजकर। विच पोजीशन हैज़ पुनीत गोयनका रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम? पुनीत गोयनका ने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है MD ऑफ जी एंटरटेनमेंट। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर इस्तीफा दे दिया है और CEO इनको अपॉइंट कर दिया गया है जी एंटरटेनमेंट का, ताकि ये जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर पूरा फोकस कर सकें। मुकुंद गलगली जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जी एंटरटेनमेंट के, ये डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। The Telangana government announced a 100% exemption on road tax and registration fees for which category of vehicles? तेलंगाना सरकार ने किस वाहन श्रेणी के लिए सड़क कर और
पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 100% एग्जम्पशन यानी कि छूट इंट्रोड्यूस की है रोड टैक्स में और रजिस्ट्रेशन फीस में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ली जाती है। तो राज्य सरकार राज्य में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहता है, खासकर कि अर्बन एरिया जैसे हैदराबाद वगैरह हो गए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना चाहता है। और ये जो एग्जम्पशन है ये 2 साल तक के लिए रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। इससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना MSME पॉलिसी 2024 भी लॉन्च की थी। और अगर हम देखें साथ में कर्नाटक गवर्नमेंट के बारे में, तो उन्होंने ड्राफ्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी को जारी किया है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने EV पॉलिसी लॉन्च की है, MSME पॉलिसी लॉन्च की है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, देखे गए एग्जाम में। हु वॉन द MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल ऑफ 2024? 2024 का MotoGP विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, जॉर्ज मार्टिन। स्पेनिश राइडर हैं जॉर्ज मार्टिन, इन्होंने अपना पहला MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। हालांकि ये बार्सिलोना जो MotoGP उसमें तीसरे पोजीशन पर रहे, पर ओवरऑल इनके पॉइंट्स ऊपर थे। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांसिस्को बैगनिया, इन्होंने बार्सिलोना रेस जीती है, लेकिन ये इस टाइटल को नहीं जीत पाए क्योंकि इनकी ओवरऑल स्टैंडिंग पीछे थी, इससे जॉर्ज मार्टिन से पीछे रही। हाउ मेनी कंट्रीज एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स प्रेजेंटेड देयर क्रेडेंशियल्स एट द सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कितने देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों ने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन बी, 6। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से सेम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, पपुआ न्यू गिनी, साउथ अफ्रीका, म्यांमार और इजिप्ट, इन 6 देशों के जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए हैं राष्ट्रपति भवन में, और ये सभी इनमें रहे हैं। ये जानना जरूरी नहीं है आपको, बस याद रखिएगा कितने देशों के जो एम्बेसडर्स हैं इन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए हैं। महीना याद रखिएगा, नवंबर के महीने में। द सागर मंथन समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? सागर मंथन शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस संगठन के सहयोग से किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के साथ मिलकर इस 2 दिन की समिट को आयोजित किया है। आपको बता दें भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक जो हमारी पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है ये 10,000 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम की हो जाए। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2024 ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नई दिल्ली में। Where was the first integrated check post ICP along the India Bhutan border established? भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, दरंगा, आसाम। पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडियन भूटान बॉर्डर के पास या इंडिया भूटान बॉर्डर के अलोंग इनोग्रेट किया गया है दरंगा, आसाम में। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आर्य ने इस ICP को इनोग्रेट किया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान दैशो शेरिंग तोपके ये भी मौजूद रहे हैं। और इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को डेवलप किया गया है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंडियन साइड में ये नेशनल हाईवे 27 से कनेक्ट है रंगिया के पास, भूटानी साइड में ये समद्रूप चोंघर से कनेक्टेड है। तो अब तक जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं या टूरिस्ट हैं वो भूटान में एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या तो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए या फिर जयगांव फुनसोलिंग लैंड बॉर्डर के जरिए। तो अब ये चेक पोस्ट बन गया तो इसके जरिए भी एग्जिट और एंट्री कर सकेंगे भूटान में। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू रिसीव डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से डिज़ाइन संगठन अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल प्राप्त कर लिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, DGCA से, और इन्हें CAR 21 अप्रूवल प्राप्त हो गया है।
इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी इन्हें डिज़ाइन मॉडिफाई करना है, एयरक्राफ्ट के इंटीरियर को चेंज करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप से कर सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है जिसे ये ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। और एयर इंडिया के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्पबेल विल्सन है। विच कंट्री होस्टेड द 2024 G20 समिट? 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ब्राज़ील। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 समिट का जो ओपनिंग सेशन है इसको संबोधित किया, और ये जो पहला सेशन रहा, ओपनिंग सेशन रहा, इसका थीम था सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगरी एंड पॉवर्टी। तो इस पर इन्होंने अपना संबोधन दिया है। G20 का थीम नहीं है ये जो सेशन ओपनिंग सेशन था उसका थीम था। अब बात करते हैं G20 समिट की। तो जो है 2024 G20 रियो डे जेनेरियो समिट है, यानी कि ब्राज़ील में हो रही है। ये 19 समिट है ग्रुप ऑफ 20 की, G20 की। यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट है वो मीटअप करते हैं। और कहाँ पर हो रहा है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, रियो डी जेनेरियो में। देखिए, केवल इतना ही जानना सफिशिएंट नहीं होता कि किस शहर में, किस कंट्री में हो रहा है, बल्कि जो ये स्पेसिफिक लोकेशन भी देख रखता है ना, जैसे म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको और लोकेशन दे देंगे ऑप्शंस में, 3 और दे देंगे रियो डी जेनेरियो की, तब क्वेश्चन पूछ लेंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये सम्मेलन हुआ है। ये फर्स्ट G20 समिट है जो ब्राज़ील में हुई है। साथ ही पहली फुल G20 समिट है जब अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बना है। पिछली बार जब भारत की सदस्यता, जब भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी G20 की, उस वक्त अफ्रीकन यूनियन बना था मेंबर, तो पहली बार समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है ये। अब जो ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी है ये 1 दिसंबर 2023 को शुरू हो गई थी, और प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लूला डे सिल्वा इसके चेयरपर्सन है। आपको बता दें जो G20 समिट है 2024 का थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 ये एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, 19 सोवरेन कंट्रीज हैं इसमें। साथ ही यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा है। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टी स्टेटमेंट टाइप, खास करके PCA जैसे एग्जाम में। इसमें बताया गया है कि जो G20 की सारी कंट्रीज़ हैं इनको मिला दें तो वर्ल्ड में किस सेक्टर में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट में 85%, इंटरनेशनल ट्रेड में 75%, ग्लोबल पॉपुलेशन में 56%, और वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें 60%। और अगर आप इसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को भी मिला देते हैं तब ग्लोबल पॉपुलेशन में 78.9% और ग्लोबल CO2 एमिशन में 83.9% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है। पहली G20 समिट 2008 में हुई थी वाशिंगटन DC में। हालांकि इसकी जो स्थापना थी G20 की वो 25 नवंबर 1999 को हुई थी। 2 अप्रोचेस पर यह कार्य करती है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। क्वेश्चन पूछ लेते हैं शेरपा ट्रैक किस समिट से संबंधित है, तो आप आंसर कहेंगे G20। फाइनेंस ट्रैक की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर्स द्वारा लीड किया जाता है, सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शेरपास की अगर हम बात करें तो जो G20 लीडर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो इनके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें चुनेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो G20 होने से पहले की जो तैयारियां हैं, क्या क्या एजेंडा रहना चाहिए, कैसे कौन सा देश क्या प्रेजेंट करेगा, तो वो तैयारियाँ शेरपा द्वारा की जाती हैं। एक इसमें G20 ट्रॉय का सिस्टम भी होता है जिसे कांस समिट फ्रांस में अडोप्ट किया गया था 2011 में। ट्रॉय का मतलब इस बार कौन समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, पिछले साल किसने की थी, और अब अगले साल कौन करेगा, उसको बोलते हैं ट्रॉय का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी जानकारी एक आर्टिकल में नहीं थी, मैंने अलग अलग जगह से इनको इकट्ठा किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, एक ही बारी में सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ट्रॉयका की अगर हम बात करें तो करंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी उसे ट्रॉयका बोलते हैं। जैसे इस बार ब्राज़ील के पास है और पिछले साल भारत के पास थे 2023 में, अब अगले साल जो आने वाला अगले साल उसमें साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो ट्रॉयका हम इस तरह से कहेंगे भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। व्हेन इज़ वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। वर्ल्ड फिलोसफी डे ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर के 3rd थर्सडे को। तो इस बार ये 21 नवंबर को पड़ रहा है। 2024 में इस वर्ल्ड फिलोसफी डे का थीम रहेगा
फिलोसफी ब्रिजिंग सोशल गैप्स। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे भी मनाया जाता है। विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च इंडिया GSAT-20 सैटेलाइट। भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है फाल्कन 9। तो इंडिया का जो GSAT-N2 यानी कि GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। और कहाँ पर है ये स्टेशन, किस स्टेशन पर स्थित ये पूरा सेटअप था जहाँ से लॉन्च किया गया? तो स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा US। ये इंडिया का फर्स्ट कोलैबोरेशन है एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके साथ। आपको बता दें जो ये GSAT-20 है काफ़ी हैवी है ये, बल्कि जो इंडिया का अपना रॉकेट है LVM-3 जिसे हम बाहुबली बोलते हैं, तो ये भी इसको कैरी नहीं कर सकता, इतना हैवी है, इसलिए स्पेस एक्स को हमने चूज़ किया। GSAT-20 की मिशन लाइफ 14 ईयर्स है और ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। KA बैंड हाई थ्रू आउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, जो कि कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की। Who has been appointed as the new managing director of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी दीपक अग्रवाल। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने दीपक अग्रवाल को नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है नाफेड का। नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह की जो कुछ एजेंसीज होती हैं इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जैसे नाफेड हो गया, एसोचैम हो गया, नास्कॉम हो गया, फिक्की हो गया और सिडबी हो गया। तो 5 साल के टर्म के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। नाफेड की अगर हम बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट गांधी जयंती के दिन हुई थी 2 अक्टूबर को 1958 में, और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत इसकी स्थापना हुई है या रजिस्टर्ड हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड विच बैंक होस्टेड द साइबर सिक्योरिटी समिट। टाइम्स ऑफ इंडिया और किस बैंक ने साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक और टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने साइबर सिक्योरिटी समिट को होस्ट किया है। वर्ल्ड के जाने माने एक्सपर्ट्स, लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, इन्होंने इस समिट को एड्रेस किया है जो भी क्रिटिकल चैलेंजेस हैं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। ये समिट न्यू दिल्ली में हुई है और इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक को कॉमेमोरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक मनाया जाता है 17 से 23 नवंबर के बीच में। HDFC बैंक से ही संबंधित एक और करंट अफेयर्स आप जान लीजिए कि इस बैंक ने बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया अवार्ड जीता है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2024 में, जिसे प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट जिसे पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। Where did the Indian Coast Guard recently conduct the regional level pollution response exercise REPREX 24? भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस स्थान पर क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास REPREX 24 आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा पैरादीप। इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नंबर 7 उड़ीसा कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट के तत्वावधान में इन्होंने रीजनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज REPREX 24 को कंडक्ट किया है पैरादीप में। द एक्सरसाइज वॉज एम टू इनहेंस प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन रिस्पॉन्डिंग टू ऑयल स्पिल्स एंड अदर मैरीन pollution incidents. Which country has recently approved a new constitution? हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा गैबॉन। तो गैबॉन के जो वोटर्स हैं उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना वोट दिया है। 91.8% लोगों ने कहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन हमें अडॉप्ट करना चाहिए। फिलहाल मिलिट्री रूल यहाँ पर चल रहा है गैबॉन में, तख्ता पलट कर दिया गया था। और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट भी रखी गई है प्रेसिडेंसी के लिए, केवल 2 टर्म्स की। ऐसा नहीं कि बने ही जा रहे हैं प्रेसिडेंट लाइफ टाइम, केवल 2 टर्म्स की प्रेसिडेंसी रहेगी और जो टेन्योर रहेगा वो 5 से 7 साल का रह सकता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसको एबोलिश कर दिया गया है और फैमिली मेम्बर्स प्रेसिडेंट को सक्सीड नहीं कर सकते। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ये
निकाले हैं इसमें, जो भी प्रोविज़न्स निकाले हैं। क्योंकि आप अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखेंगे तो तख्ता पलट बहुत होता है वहाँ पर। और तख्ता पलट इसलिए होता है क्योंकि कई लोग हेरिडेटरी राइट्स अपना बना चुके हैं और चले आ रहे हैं, कई 1965 से 1975 से अपने आप ही किंग बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस तरह का सुधार जो है ज़रूरी है, क्योंकि जब फैमिली रिप्लेस करने लगती है ना तो दिक्कत हो जाती है। वो तब वो केवल अपना जो है धन इकट्ठा करती हैं। और ये अफ्रीकन देश अगर गरीब हैं तो सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि यहाँ की सत्ता जो है सही लोगों के हाथों में नहीं रही है। गैबन की बात करें तो कैपिटल है लिब्रेविल और करेंसी है CFA फ्रैंक। हु वॉन दिस 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल? 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है हॉकी उड़ीसा। तो हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा, इन्होंने हॉकी हरियाणा को हराकर 14वां हॉकी इंडिया नेशनल मैन 14 हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल जीता है, जो कहाँ पर खेला गया? मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में। तीसरा प्लेस गया है उत्तर प्रदेश हॉकी को, जिन्होंने मणिपुर हॉकी को हराया है। What is the name of the recently introduced scheme by Australia that allows Indian youth to work in the country? ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में पेश की गई योजना का नाम क्या है जो भारतीय युवाओं को देश में काम करने की अनुमति देती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा मेट्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम यानी कि मेट्स METES इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसके जरिए जो टैलेंटेड यंग पीपल हैं भारत से, वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको एक मौका यहाँ पर मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने के लिए 2 साल तक के लिए। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट को साइन किया था। और इसे आपको बता दें, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो भारत में है उसके जो ग्रेजुएट्स हैं, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो 20-21 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें मैं आपको कम से कम 16-17 क्वेश्चन करा देता हूं। और कंटेंट इस तरह से लिख के रखता हूं कि आपको कुछ भी समझाना ना पड़े, आप केवल लाइंस देखें और अपने आप समझ जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखा करें, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स का ये कहना होता है कि आप पढ़ के चले जाते हो बस, क्योंकि इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। अब अगर मैं डिजिटल बोर्ड मेरे पास हो और मैं सामने खड़ा होकर केवल ये जैसे मोबिलिटी अरेंजमेंट लिखा है इस पर 2 गोले मार दूं, फिर आगे अगली लाइन पढ़ूँ, ऑस्ट्रेलिया लाइन मार दूँ, 2 साल पे लाइन मार, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो समझा रहे हैं, जबकि समझने का इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप उस चीज़ से भी देखिए कि जो आपको सर्व हो रहा है वो इतने बेहतरीन तरीके से हो रहा है कि उसमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हर चीज़ अपने आप समझ जाओगे। हाँ, जैसे बैंकिंग एग्रीगेटर है, इस तरह की टर्म्स आती हैं, पेमेंट एग्रीगेटर है, माफ़ कीजिएगा पेमेंट एग्रीगेटर है, इस तरह की टर्म अकाउंट एग्रीगेटर है, इस तरह की टर्म आती है तो मैं आपको समझाता भी हूँ, कोई स्कीम आती है तो मैं आपको समझाता भी हूँ। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था ना कि आप जो है केवल पढ़ के चले जाते हो, जैसे रेडियो में प्रेजेंटेशन देते हैं ऐसे देते हो। क्योंकि मैंने आपके लिए कंटेंट इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको कुछ समझने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। या तो मैं अगर पूरा आर्टिकल इसमें डाल दूँ जैसा का तैसा, तब तो बात भी है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ। ठीक है, इनको छांटने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में 2-2 3-3 साइट्स खोल के उसके बाद में फिर कौन सी लाइन बेस्ट रहेगी समझने के लिए, तब ये कंटेंट तैयार किया जाता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप भी थोड़ा देखा करें, क्योंकि एक मिनट आपको तो केवल एक कमेंट करना होता है, पर वो जो 7-8 घंटे की मेहनत है पूरा बनाने में, वो बेकार हो जाती है। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए, जो भी मैं आपको देता हूँ कंटेंट, समझने की इसमें नीड ही नहीं है आपको। करंट अफेयर्स ऐसे समझा ही नहीं जाता, आप करंट अफेयर्स में इसमें क्या समझोगे, आप तो रटना है इसमें। हाँ, कोई स्कीम आ गई वो आप समझ सकते हैं, जैसे कभी हम इंटरेस्ट सबवेंशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। कई बार स्कीम में देखते हैं ना, सरकार जो है इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराएगी, इस तरह की टर्म आती है तो वो आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। पर ये जो स्कीम है, अब कई बार मैं आपको केवल इंग्लिश में पढ़ के चला जाता हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा है वो आप के लिए इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, वो मैंने केवल आपको एक क्वेश्चन का सही फ्रेम बन जाए इसलिए लिखा है। ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ।
और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा इतनी अपनी कैपेबिलिटी रखें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ हर चीज़। ठीक है, अभी आप 10th या 12th में नहीं है तो इस चीज़ को आप रखें। खैर आगे बढ़ते हैं। What is the new deadline given by the RBI to banks and ATM operators for implementing the cassette swap mechanism? RBI ने बैंक और ATM ऑपरेटरों को कैसेट स्वैप मैकेनिज्म लागू करने के लिए नई समय सीमा क्या दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 31 मार्च 2025। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंक्स हैं और एटीएम ऑपरेटर्स हैं उन्हें और टाइम दे दिया है कि आप जो कैसेट स्वैप मैकेनिज्म है एटीएम्स में जो कैप रिप्लेनिशमेंट करते हैं, यानी कि जैसे कैश खत्म हो गया उसके बाद फिर दोबारा कैश आता है ना, तो उसके लिए कैसेट स्वैप मैकेनिज्म आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो बैंक और एटीएम से अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं तो और समय दे दिया है, कहा है कि आप इस प्रक्रिया को 31 मार्च 2025 तक पूरा करो। तो जो 2018 की ये बात है जब आरबीआई ने बैंक से कहा था कि आप कैसेट स्वैप मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करो, हर साल एटलीस्ट 1/3 एटीएम्स जो आप ऑपरेट करते हैं उनमें कैसेट स्वैप मैकेनिज्म को अप्लाई करो, ताकि 31 मार्च 2021 तक ये कार्य पूरा हो जाए। हालांकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा अब तक नहीं हो चुका है, काफ़ी दयनीय दिशा में है। तो इसमें क्या होता है, जो कैसेट्स आप समझ सकते हैं, बॉक्स टाइप समझ सकते हैं, तो वो लॉक रहते हैं। तो कैश आया और डायरेक्ट वो जो पूरी कैसेट है या फिर वो पूरा जो बॉक्स है उसको एटीएम में इंसर्ट किया और वो अपने आप कार्य करेगा। ठीक है, फिर और जो खाली कैसेट है वो ले गए वापस। तो इससे सेफ्टी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि एटीएम खोला फिर उसमें कैश लाए थे हम, वो कैश डाला, ठीक है, ओपन कैश, ऐसा नहीं, लॉक रहेगा कैसेट, केवल वही कैसेट डालनी है एटीएम पे। अंडर द इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी हाउ मच डज द वर्ल्ड बैंक एम टू प्रोवाइड ओवर द नेक्स्ट डिकेड? बढ़ी हुई ऋण क्षमता के तहत विश्व बैंक अगले दशक में कितनी राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 150 बिलियन US$। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी लैंडिंग कैपेसिटी को 50% तक बढ़ा दिया है और इसका मकसद है अगले डेकेड में, अगले दशक में 150 बिलियन US$ तक की लोन प्रोवाइड कराना। तो खास करके जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्शन से संबंधित हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। आपको बता दें भारत वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक लार्जेस्ट क्लाइंट है, भारत काफ़ी लोन लेता है वर्ल्ड बैंक से। एनुअल लैंडिंग समझे कि 5 बिलियन US$ का हम लोन लेते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ गई है वर्ल्ड बैंक की तो हम और लोन प्राप्त कर पाएंगे। वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। What type of bond has the Asian Development Bank issued for the first time? एशियाई विकास बैंक ने पहली बार किस प्रकार का बॉन्ड जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर थीम बॉन्ड। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर थीम बॉन्ड इशू किया है एशियन पैसिफिक में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो 150 मिलियन US$ का ये पूरा बॉन्ड है, 10 साल के लिए इशू किया गया और इसे खरीदा है दाईइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान ने। एडीबी की बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो स्थापना 1966 में हुई थी। मैं आपको हर बार बताता हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 69 मेंबर्स हैं इसके, 49 इस एशिया रीजन से हैं। JMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्लेम इन विच फील्ड एट द एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स? JMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स में किस क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन है डिजिटल इनोवेशन। तो JMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स में डिजिटल इनोवेशन के लिए अवार्ड्स मिला है। ये जो एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 के दौरान होस्ट किए गए रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में, यानी कि सऊदी अरब में। तो जो ये JMR हैदराबाद है इसका डिजिटल ट्विन जो है प्रोग्राम, उसने यहाँ पर अवार्ड जीता है। साथ ही एक और प्रोग्राम इनका स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली, इसको भी अवार्ड मिला है। एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे AAA रेटिंग दी गई है, यानी कि स्टेबल आउटलुक दिया गया है ICRA लिमिटेड, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और क्राइसिल रेटिंग्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि क्रेडिट रेटिंग स्केल में हाईएस्ट है। वेयर वॉज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित हुई? सही आंसर सी है इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 को इनोग्रेट किया है पूसा न्यू दिल्ली में। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंसेस न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस न्यू दिल्ली, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है।
और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा केयरिंग सोइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ANRF द्वारा शुरू की गई पेयर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टू कल्टिवेट रिसर्च एक्सीलेंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF, इसने पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च यानी कि पेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये जो ANRF को जो ANRF है, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको 10 सितंबर 2024 को ऑपरेशनलाइज किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं गवर्निंग बोर्ड के इसके। तो ये जो पेयर प्रोग्राम है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही आप इसको समझ सकते हैं, इसी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके सेंट्रल और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास लिमिटेड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो जो टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हु वॉन टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स इवेंट? टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स प्रतियोगिता किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन सी है, मैग्नस कार्लसन। देखिए, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट जो कि कोलकाता में हुआ, तो इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ब्लिट्स टाइटल इन्होंने जीता है। और पेनल्टीमेट इवेंट में, पेनल्टीमेट मतलब लास्ट से पहला, सेकंड लास्ट, अर्जुन एरिगाइसी को इन्होंने हराया और फाइनल में इन्होंने विदित गुजराती को हराया है। ये कार्लसन का सेकंड डबल विन है कोलकाता में, इससे पहले 2019 में भी ये अचीव कर चुके हैं। विमेन कैटेगरी में हम बात करें तो रशियन चेस मास्टर कैटरीना लैग्नो ये चैंपियन बनी है। और ये जो मेल सेक्शन होता है इसको ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं। वुमेन कैटेगरी को तो वुमेन कैटेगरी बोला जाता है, लेकिन जो मेल कैटेगरी है उसको ओपन कैटेगरी बोलते हैं। तो ओपन कैटेगरी पूछा जा सकता है किसने जीता। विच प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन हैज L&T मेट्रो रेल हैदराबाद अचीव्ड? L&T मेट्रो रेल हैदराबाद ने किस प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र को प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, IGBC ग्रीन एग्जिस्टिंग MRTS प्लेटिनम सर्टिफिकेशन। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद इसने अनाउंस किया है कि जो भी इसके 57 मेट्रो स्टेशन हैं पूरे नेटवर्क में, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन में, इन्हें IGBC ग्रीन एग्जिस्टिंग MRTS प्लेटिनम सर्टिफिकेशन मिला है और फर्स्ट कंट्री बन गई है इस तरह का सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली। तो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 जो कि बेंगलुरु में हुई है, जिसे होस्ट किया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, तो वहाँ पर इन्हें ये सर्टिफिकेशन दिया गया। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 विच 3 cities रिटेन द टॉप 3 स्पॉट्स? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन से 3 शहर शीर्ष 3 स्थानों पर बरकरार हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, लंदन, पेरिस एंड न्यूयॉर्क सिटी। देखिए, लंदन, पेरिस एंड न्यूयॉर्क सिटी ने टॉप 3 स्पॉट प्राप्त किया है दूसरे ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। चौथे नंबर पर टोक्यो है, 5वें पर दुबई है। तो 100 सिटी ब्रांड्स की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। सिंगापुर 6ठे नंबर पर है, फिर लॉस एंजलिस है 7वें पर, फिर 8वें पर सिडनी, 9वें पे सैन फ्रांसिस्को, 10वें पर एम्स्टर्डम। केवल 3 इंडियन सिटीज़ ही टॉप 10 में जगह बना पाई हैं, जैसे न्यू दिल्ली है 77 पर, हाईएस्ट रैंक इंडियन सिटी है। उसके बाद मुंबई है 78 पर, बेंगलुरु है 97 पर। विजेता बैच जो कि बैंक एवं स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, जिसे आप 399 में प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 30 वीडियो लेक्चर, 30 PDFs में कंप्लीट बैंक अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट और इंश्योरेंस हमने इसमें कंप्लीट कराया है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है इस कोर्स में। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उन्हें देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कितना बेहतरीन कंटेंट आपको हमने उसमें प्रोवाइड कराया है। तो नहीं केवल बैंकिंग के मेंस एग्जाम में, बल्कि अगर आप PO के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कोर्स। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है या फिर कॉल भी आप इस पर कर सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।